सरकार अगर सख्त हो तो कानून तोड़ने वालों में कितना डर होता है, उसकी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सामने आ रही है। सैकड़ों परिवार अपना सामान लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वो लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बना लिए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि घुसपैठ करने वालों को भी समझ में आ गया है कि अब संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा हुआ है। कल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया था कि भागना तो है ही और भागना तो पड़ेगा ही। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कह दिया था कि अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने चेतावनी दे दी है कि जल्द भागो, वरना सरकार को जो करना है वही करेगी। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में इसलिए भगदड़ मची हुई है क्योंकि बंगाल में एक के बाद एक होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद के बाद अब सिलीगुड़ी में कम्युनिटी हॉल को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। जो लोग होल्डिंग सेंटर में रखे जा रहे हैं उनके दस्तावेज वेरीफाई किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में पुलिस का सख्त पहरा है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता मौके पर, ग्राउंड पर पहुंची। देखिए कैसे आंख खोलने वाले वहां की जो रिपोर्ट है वो सामने आई। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के अंदर डिटेक्ट और डिलीट का काम चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ डिपोर्ट और ब्लॉक की पॉलिसी के तहत बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। दरअसल घुसपैठ को स्थायी रूप से रोकने के लिए कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहले फेज में 27 किलोमीटर जमीन का मालिकाना हक सीधे तौर पर बीएसएफ को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी गई। भारत की बांग्लादेश से 4097 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसमें 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन पिछली ममता सरकार के ढुलमुल रवैये और भूमि अधिग्रहण न होने के फैसले की वजह से लगभग 550 किलोमीटर का हिस्सा खुला रह गया था, जिसे अब शुभेंदु सरकार बंद कर रही है। इसमें भी कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिनकी जो बाड़बंदी है वो नहीं हो सकती है। वो बेहद दलदल वाला इलाका है और दलदली जमीन है। लेकिन जहां यह काम हो सकता था वहां पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। देखिए कि जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां पर पिलर की मार्किंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर फेंसिंग में जेवर वायर होंगे, यानी तार में बिजली का करंट भी दौड़ेगा। और इसी तरह से कूच बिहार में भी बॉर्डर एरिया में नाप जोख शुरू की जा चुकी है। स्थानीय लोगों को भी फेंसिंग के काम में खुशी नजर आ रही है। उनके दिल में और दिमाग में खुशी इस वक्त तैर रही है। भाई सब परेशान थे ना, आपको मालूम ही है। आधी रात में घर में चोरी हो जाती थी और चोरी करने वाला कहां चला जाता था पता ही नहीं चलता था। मवेशी खोलकर ले जाते थे, क्राइम करके भाग जाते थे। अब ये सब बंद हो जाएगा तो लोग खुश नहीं होंगे क्या? लेकिन जब फेंसिंग हो रही है तो हंगामा भी हो रहा है। करीब 6 दिन पहले कूच बिहार में 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में विवाद हो गया था और बांग्लादेश की बीजीबी और स्थानीय बांग्लादेशी नागरिकों ने बीएसएफ के फेंसिंग के काम रोकने की कोशिश की थी। विजुअल ऐसे आए कि लाठी भाला लेकर बांग्लादेशी आ गए थे। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि एक तो कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है और दूसरा लाठी भाला से डरने वाला टाइम अब रहा नहीं है। भाई अपनी जान बचाओ, ये बीएसएफ वालों को फ्री हैंड है। देश की सुरक्षा के सामने कोई आएगा तो उसे ठोक दिया जाएगा और इसीलिए शांति से जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा बदमाशी मत करो। हालांकि बीएसएफ ने पूरे मामले को संभाल लिया और अब दोबारा इस इलाके में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, ये पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये दरअसल वो 0 पॉइंट है, उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। आप भी यही रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भैया है। भाई है तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था? आप लोग दे रहे हैं, ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के। नहीं तो इंडिया है जो
थोड़ा देर वो बाद में वो बाजार का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई वरना पहले लोग बहुत संख्या हाँ पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ फेंसिंग हो हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? वो इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले, अभी हुआ, अभी देता है आदमी लोग। बॉस, बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ अवैध घुसपैठी नहीं होती थी, बड़े पैमाने पर स्मगलिंग और तस्करी भी हो रहा था। अभी बकरीद पर एक एक जानवर उधर टप जाता तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाती, लेकिन अब पिन ड्रॉप साइलेंस है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते होती है। यहां की नदी घाटियों और खुले इलाकों का इस्तेमाल अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण दिनाजपुर भी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। इन जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा घनी आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों से होकर गुजरती है और यही वजह है लगातार हो रही घुसपैठ का असर यह हुआ कि बंगाल सहित कई प्रदेशों में डेमोग्राफी भी बदल गई। आप केंद्र सरकार ने देखिए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उसमें लोग कह रहे थे कि झूठे मुट्ठे में सब चल रहा है, झूठे मुट्ठे में चल रहा था। अब केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे इस असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था ये। इस हाई लेवल कमेटी की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी, आपको याद होगा। यह कमेटी पता लगाएगी कि कहां आबादी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर स्तर पर आबादी में बदलावों को रिपोर्ट बनाई जाएगी और आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में सीमित संसाधनों से अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए नीतियां बनेंगी। साथ ही भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे और नागरिकता नियमों को कड़ा करने के लिए कानून लागू किए जा सकते हैं। अवैध घुसपैठ के बाद कैसे कुछ इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है ये देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। मई 2024 में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था जिसका शीर्षक था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015, यानी कि 1950 से 1915 के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी 7.82% कम हो गई और इसी दौरान मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, जबकि ईसाई 0.12% और सिख 0.61% बढ़े। असम के पूर्व राज्यपाल एसके सिन्हा ने 1998 में अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। बॉस, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से घुसपैठ से असम के कई सीमावर्ती जिलों में मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। 2003 में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज ने भी अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट दी थी जिसके मुताबिक 1951 में बंगाल में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई। बॉस, आप सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। लेकिन बंगाल के पश्चिमी जिलों बांकुड़ा और पुरुलिया में यह स्थिर या फिर धीमी बढ़ी, जबकि बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से दोगुनी तिगुनी रफ्तार में यह आबादी बढ़ गई। बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, 2011 में 68% हो गई। वहीं कटिहार, पूर्णिया और अररिया में भी मुस्लिम आबादी 11 से 12% तक बढ़ गई है। आप सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। ये लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। पाठशाला में अब सवालों के घेरे में फंसी सीबीएसई का चैप्टर। पहले नीट, अब सीबीएसई भी फेल। देश के सामने इस परीक्षा संकट का स्थायी हल क्यों नहीं? सीबीएसई की कॉपी में स्कैनिंग से लेकर बीच का पेपर तक गायब हो गया। यह किसने किया, छात्रों को जवाब कौन देगा? आमतौर पर यह माना जाता है कि एक परीक्षा एक बच्चे का पूरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए वो पूरे साल दिन रात मेहनत करता है ताकि उस एक परीक्षा के जरिए भविष्य की दिशा तय हो सके। लेकिन जब यह पता चल जाता है कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहा था वो या तो लीक हो चुकी है या फिर जिस परीक्षा के भरोसे वो अपना भविष्य तय करने वाला था उसके नतीजे ही गलत जारी कर दिए गए हैं, यानी कि सिस्टम की एक गलती लाखों बच्चों के भविष्य पर एक झटके में पानी फेर सकती है। पहले नीट, अब सीबीएसई। लाखों बच्चे और उनके मां बाप पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक चलेगा ये सब। नीट पेपर लीक के बाद अब सीबीएसई की रिजल्ट प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देखकर हैरान और परेशान हैं। यानी कि जिसके 90 से 95 नंबर आने वाले थे उसके 70 से 75 नंबर ही रह गए, टिक गए 70 से 75 पर। जिसने 100% प्रश्नों के उत्तर दिए उसके 60% प्रश्नों को चेक ही नहीं किया गया।
किसी की आंसर शीट ही बदल गई, गायब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर चौथे छात्र ने अपनी स्कैनिंग कॉपी मांगी है। सीबीएसई के नए सिस्टम की नाकामी की वजह से छात्रों का सब्र टूट रहा है, उनकी आंखों में आंसू हैं और भविष्य को लेकर मन में गहरी चिंता है। इसमें कोई नई चीजें नहीं है, बस हार्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक के जगह पर स्क्रीन पर टीचर्स का एवोल्यूशन है। रिजल्ट का प्रदर्शन बच्चों ने जो लिखा है, जो उनके परफॉर्मेंस रहे, उसके अनुसार ही बोर्ड ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। इसमें ओएसएम कहीं भी कोई फैक्टर नहीं है। Why and by whom was COEMT given the CBSE contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? आप सोचिए कि सीबीएसई को देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड माना जाता है। इसके ऊपर देश भर के लाखों बच्चों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी है। आज उस सीबीएसई को देश के छात्र और उसके माता पिता भर भर कर कोस रहे हैं, शक भरी नजरों से देख रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीएसई भी दबी जुबान से मान रहा है कि उससे गलती हुई है। सीबीएसई की दलील है कि तकनीकी खामियों की वजह से यह परेशानी सामने आई है। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि सीबीएसई की तकनीकी खामी आज कितने बच्चों पर भारी पड़ गई। सीबीएसई के मुताबिक इस बार 12वीं की परीक्षा में 17,68,962 छात्र बैठे थे, जिनमें से 4,04,319 यानी कि 22.85% छात्रों ने आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांग ली है। बोला कि दिखाई है, विश्वास नहीं हो रहा है कि जो नंबर आया है और जो पेपर देने के बाद आकर हमने चेक किया था कितने नंबर आएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है। सोच रहे हैं आप 22.85 मतलब करीब करीब 23% छात्रों ने आंसर शीट मांग ली है। इन छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट मांगी है। 26 मई की शाम तक करीब 9 लाख आंसर शीट भेजी गई। पिछले साल के मुकाबले इस बार यह संख्या 4 गुना ज्यादा है। इसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी खराबी से कई आवेदक और आवेदन अटके हुए। दावा किया गया है कि पेंडिंग आवेदन 27 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। कई रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि इस बार कई टीचर्स ने ब्लर कॉपी ही जांच दी, जबकि उनके पास रिजेक्ट का ऑप्शन तक था। लेकिन ज्यादा मेहनत कौन करे, कौन मेहनत करे? थोड़ा कम नंबर ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मेहनत से बचने के लिए कैसे टीचर्स ने इस ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया, गए ही नहीं इस पर। मतलब सोचिए कि छात्रों का भविष्य भले ही ब्लर हो जाए, लेकिन टीचर जिनके पास ऑप्शन था उनमें से कई ने ब्लर कॉपी जांच दी। जरा सोचिए, जब इन टीचर्स ने 10वीं और 12वीं पास की होगी और उनकी कॉपी के साथ कोई ऐसा ही करता तो उनकी क्या हालत होती। अपने बारे में नहीं सोचा क्या आपने? अरे आप लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स, और आपने ब्लर कॉपी देख ली। लेकिन ये कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ वो सोच रहा है जिसने पेपर दिया, और सिर्फ वो सोच रहा है जिसके घर के बच्चों ने पेपर। बहुत से बच्चों की यह भी शिकायत है कि पूरा पेपर करने के बाद भी उनकी आधी अधूरी कॉपी चेक हुई। मैं आपका नंदनी कहाँ से आई? एंड्रयूसगंज। अच्छा, क्या बोल रहे हैं ये? बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन रिजल्ट दिखा रहा है उसमें कुछ भी लिखा रहा है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के लाओ उसका, तब हम देखेंगे, आगे बात करेंगे। और मेरे टीचर, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा था बस एडमिट कार्ड लेके आना है। तो ये मना कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने बोला पहले प्रिंट आउट लेके आओ फिर आगे देखेंगे। आपने मतलब बताया कि मैं अपना खोलना चाह रही हूँ रिजल्ट? हाँ, मैंने बताया है कि मेरा खुल नहीं रहा है रिजल्ट। कह रहे जो दिखा रहा है उसमें उसका प्रिंट आउट लेके आओ। पता भी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आए, क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट थे आपके? सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ओएसएम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच और एसआईटी गठन की मांग की। The company that did the OSM for your exam was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. अब सवाल यह है कि इस सीबीएसई से इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। दरअसल इस बार सीबीएसई ने ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से कॉपी चेक करवाई है। यह एक डिजिटल इवोल्यूशन यानी कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है।
जिसके जरिए शिक्षक कंप्यूटर या फिर टैबलेट स्क्रीन पर छात्रों की कॉपी की जांच कर सकते हैं। इसके जरिए छात्रों की फिजिकल कॉपी को डिजिटल पीडीएफ में स्कैन किया जाता है। इसमें छात्रों की पहचान छिपाने के लिए उनके नाम, रोल नंबर को डिजिटल रूप से छुपा दिया जाता है। कॉपी चेक करने वाले टीचर ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके स्क्रीन पर उत्तर पढ़ते हैं और डिजिटल पेन या फिर माउस की मदद से मार्क्स दे देते हैं। इसके बाद ऑटो टोटलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें सिस्टम खुद अंकों को जोड़ता है। इससे टोटलिंग में होने वाली मानवीय गलतियां खत्म हो जाती हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और तेज स्पीड से रिजल्ट घोषित करना था। इसके अलावा कॉपियों को परीक्षा सेंटर से लाकर सीबीएसई के सेंटर पहुंचाने में बहुत लंबा समय लगता था। इसमें ट्रांसपोर्ट की लागत और समय बढ़ जाता था। लेकिन नए ओएसएम सिस्टम में शिक्षकों ने अपने ही स्थान पर रहकर कॉपी चेक की। लेकिन अब यह बात सामने आई है, यह तकनीक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, इसलिए बहुत से बच्चे परेशान हैं। पहली बार जब वो उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और उसको देखते हैं तो हम उनके जो इश्यूज होंगे वो दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो ये कि उनका मूल्यांकन सही हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि उनको प्रश्न पर 2 नंबर मिलने चाहिए तो 1.5 मिला है या 1 मिला है तब। और दूसरा इस तरीके का कि जो आंसर बुक उनको दी गई है वो उनकी है या नहीं है, उसकी स्कैनिंग सही है या नहीं है, ठीक है, उसके साथ बी कॉपी या सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो है वो लगी है या नहीं लगी है। ये चीज़ें उनको देखनी होंगी। अब जब वो देखेंगे तो हमारे सिस्टम में इन सब बातों के लिए स्पेस होगा। वो जो भी बात कहना चाहते हैं उस बात को वहां पर सीधे रूप से लिखेंगे, छोटे रूप से लिखेंगे, जिससे कि सीबीएसई की टीम जो है उन्होंने जो कहा है उसको देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। सीबीएसई को अब समझ में आ रहा है कि जब रायता पूरी तरीके से फैल गया है कि भाई गलती हो गई। अरे भाई, ये अलर्टनेस पहले दिखाई होती तो आज ये हो जाता क्या? सैकड़ों बच्चों, लाखों बच्चों की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की बात सामने आने, जो सवाल उठ रहा है, उठ जाता क्या? जिस नए ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग पर बड़े बड़े दावे कर रहा था सीबीएसई बोर्ड, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल हो गया। सीबीएसई ने आधी अधूरी तैयारी के साथ नया सिस्टम उतार दिया जो पास होने के बजाय फेल हो गया। आप देखिए कि कैसे एक ओएसएम ने लाखों बच्चों के भविष्य को हिलाकर रख दिया। ओएसएम की तकनीकी खामियों की वजह से बहुत से शिक्षकों को कॉपी की स्कैन पीडीएफ धुंधली मिली, जिसकी वजह से सही लिखे जवाब नजर नहीं आए या फिर अंक कम दे दिए गए। सीबीएसई के मुताबिक करीब 98 लाख आंसर शीट में से 13,000 से ज्यादा पढ़ने लायक थे ही नहीं। इन्हें बाद में मैन्युअली चेक किया गया। इसके अलावा हजारों आंसर शीट को दोबारा स्कैन करना पड़ा। कुछ पेजों के जवाब पूरी तरीके से चेक नहीं हुए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग गायब मिली या कुल अंकों में गड़बड़ी मिली। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों में शिकायतें ज्यादा आई। कॉपी चेक करने वाले कई शिक्षकों का कहना है कि उस दौरान सर्वर डाउन और आंसर बुक गायब होने की दिक्कत भी सामने आई थी। और इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेनिंग भी बड़ा एक मुद्दा रहा। कई शिक्षक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से पूरी तरह से सहज नहीं थे, जिसकी वजह से लॉगिन, ओटीपी और सिस्टम ग्लिचेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हें। और बहुत से छात्रों का यह भी आरोप है कि उनकी आंसर शीट ही बदल दी गई। लेकिन सीबीएसई के कई अधिकारी सिस्टम की खामी को मानने को तैयार नहीं। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में हैं। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये ओएसएम का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। ओएसएम फुल प्रूफ सिस्टम है और जो भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कंसेप्ट है, चूँकि विकसित भारत का भी लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसके लिए ओएसएम एक अच्छी पहल है और 100% ट्रांसपेरेंसी है और पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए इट इज ए करेक्ट फॉरम। आपने नोट किया होगा कि माता पिता या टीचर अपने बच्चों से कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी अच्छे से करो तो नतीजा भी अच्छा आएगा। ये बात सीबीएसई पर भी लागू होती है। अरे भाई, आपने तैयारी अच्छे से की होती तो नतीजा ये नहीं आया होता ना। आपने तैयारी अच्छे से की नहीं और आधी अधूरी तैयारी के साथ नए सिस्टम को लेकर मैदान में उतर गए, उसे तो फेल होना ही था। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। जल्द से जल्द इन बच्चों की कॉपी ठीक से चेक करके नतीजे जारी किए जाएं ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। मॉनसून रास्ते में अटक गया, बारिश भी देरी से, तो गर्मी में आगे क्या होने वाला है? पंखा, कूलर, एसी सब फेल। पेरिस, लंदन में यूपी के बांदा टाइप हीट वेव।
ट्रेनों में सांस लेना दूभर, रिकॉर्ड तोड़ मौतों से हाहाकार मच गई। लगता है इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन जिस तरह से आसमान से आग बरस रही है उससे यही लगता है कि इस बार 50 डिग्री पार भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2016 वाला रिकॉर्ड टूटने के चांस हैं। 2016 में जिस तरीके से गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 19 मई 2016 को राजस्थान के फालोदी में पारा 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे गर्म दिन माना जाता है। गर्मी लोगों को पागल कर रही है। कुछ एक्सपर्ट से नौतपा से जोड़ भी रहे हैं, कुछ इसका कारण अलग बता रहे हैं। क्या वजह है यह मैं आज आपको बताने वाला हूं डिटेल में। लेकिन जिस तरह से हीट वेव चल रही है और अगले कई दिनों के लिए लू के थपेड़ों का अलर्ट जारी किया गया है, वो चिंता बढ़ा रहा है। इस भीषण गर्मी में एसी कूलर भी लगभग फेल हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं हीट वेव से 300 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सरकार कितनी मौतों का दावा कर रही है, पीएम मोदी का गर्मी पर क्या कहना है, ये सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। और इस चैप्टर में आप देखिए कि मॉनसून के साथ इस बार क्या होने वाला है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऐसी बात कह दी है जो गुड न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके शहर में मॉनसून कब पहुंचेगा, कब मिलेगी इस गर्मी से निजात, ये सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं।